अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा जी। लास्ट टाइम हमने स्टेबिलिटी का टॉपिक को पढ़ा था और स्टेबिलिटी के टॉपिक में हमने ये देखा था कि एक मिनट पर मैं इसको सेटअप कर लूँ पहले। अच्छा जी, तो हम स्टेबिलिटी के टॉपिक में ये देखा था कि हमने किस तरीके से जो है वो राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो है स्टेबिलिटी के लिए जो पोल्स हैं उनको फाइंड करना है। और उनको फाइंड करने के लिए जो है वो हमने राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया वाले मेथड को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने कराई थी। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पहले कि जो लास्ट टाइम हमने किया था। हमने सबसे पहले स्टेबिलिटी को डिफाइन किया था और मैंने ये कहा था स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इंश्योर होती है कि जब आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो टाइम गुजरने के साथ साथ ज़ीरो की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा हो। अगर ये चीज़ आपको नज़र आ रही होती है तो आप कह देते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। अगर वो नेचुरल रिस्पॉन्स इनफाइनाइट को टच करने की कोशिश कर रहा हो टाइम के साथ साथ तो आप कह देते हो ये हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर वो नेचुरल रिस्पॉन्स ना डाई डाउन कर रहा हो ना वो इंक्रीज कर रहा हो तो आप कह देते हो कि ये सिस्टम जो है वो हमारा मार्जिनली स्टेबल है। इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर मैंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो दो एग्जांपल्स दी थी और मैंने ये कहा था कि आपके पास एक ये सिस्टम होता है जिसमें आपके पास 3/s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। अगर आपका एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है और आप इसकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो तो आपको नज़र आता है कि इसके सारे जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे होते हैं और आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हो कि अच्छा जी ये मेरा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम है। और उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमने इस तरीके से देखा था कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट में ऑसिलेशन होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाई डाउन होती जाती है। इसके मुकाबले में वही ट्रांसफर फंक्शन उसमें जस्ट आप न्यूमरेटर की 3 की जगह 7 डाल दो तो वो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो अनस्टेबल बन जाएगा। आपको मैंने पहले भी जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन हुई थी कि वो इसे न्यूमरेटर चेंज करने से कैसे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो चेंज हो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसका मैंने जवाब दिया था कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, हमें इसको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करते हो वो हम आगे जाके देखेंगे कि आप जो है वो इसके जो गेन्स है वो भी आपको प्लस करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं एंड में जाके, तब जाके आपका जो सिस्टम है वो उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको मिलता है। तो ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन था ये अनस्टेबल सिस्टम का था जिसमें आपके पोल्स जो है वो राइट हैंड प्लेन पे लाई कर रहे थे और इस वजह से इसकी ऑसिलेशन जो है वो डैम डाउन नहीं हो रही थी बल्कि इवन ऑसिलेशन इंक्रीज कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया बताया था जिसके ज़रिए मैंने ये बताया था कि राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया के ज़रिए आप जो है वो जस्ट ये फाइंड कर रहे होते हो कि आपके पास कितने पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में और कितने पोल्स आपके राइट हैंड प्लेन में है। जितने पोल्स आपके राइट हैंड प्लेन में हैं उतनी मतलब अगर एक भी पोल राइट हैंड प्लेन में है तो आप कह देते हो कि हमारा सिस्टम जो है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है। और अगर कोई भी पोल राइट हैंड प्लेन में नहीं सब लेफ्ट हैंड प्लेन में है तो फिर हम कह देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम है। और फिर राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया का हमने इस मेथड को डिटेल में स्टडी किया था। एक एग्जांपल मैंने एग्जांपल 6.1 कराई थी। उसके बाद फिर राउट टेबल को में अगर आपके पास रोज ज़ीरो आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है वो एग्जांपल में डिटेल में देखी थी। हम इसमें एप्सिलॉन ऐड करते हैं और एप्सिलॉन ऐड करके जो है वो हम उस एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज करते हैं या तो प्लस या माइनस, और उसकी वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद प्लस या माइनस सेलेक्ट करने के बाद हम देख लेते हैं कि दोनों सिनेरियोज में हमारे पास क्या राउथ हार्वर्ड क्या ये जो राउथ हार्वर्ड टेबल है उसकी क्या सिचुएशन बन रही है, साइन चेंजेस कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला स्पेशल केस जो था ये मैंने जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों को करा दिया था।
अब हम आगे चलते हैं और आगे हम जो है वो एक और केस आज देख के फिर हम जो है वो इस राउथ हार्वर्ड्स वाले टेबल वाले मेथड को कंप्लीट करेंगे और फिर हम जो है वो नेक्स्ट हम रूट लोकस वाले मेथड रूट लोकस वाले चैप्टर पे इस लेक्चर के एंड से फिर हम ऑनवर्ड्स रूट लोकस वाले मेथड को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास सपोज एक मैं एग्जांपल कराता हूँ पहले, जिससे आपको ये चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी। अच्छा जी, अब हम हमारे पास एक सपोज आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और वो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो है G20 डिवाइडेड बाय S8 प्लस S7 प्लस 12 S6 प्लस 22 S5 प्लस 39 S4 प्लस 59 S क्यूब प्लस 48 S स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 38S प्लस 20। ये हमारे पास एक जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन हमें जो है वो गिवन है। अच्छा, ये हम केस कौन सा कर रहे हैं? केस वही कर रहे हैं कि हमारे पास जब जीरो रोज आ जाती हैं तब हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, उसी केस को जो है वो हम अभी देख रहे हैं। तो उसी केस को आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जिस तरह का एक आपके पास कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन आ गया है, तो इस कॉम्प्लेक्स किस्म के फंक्शन को आप कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब उसने आपको ये कहा है कि आपने ये बताना है कि हाउ मैनी पोल्स आर इन लेफ्ट हैंड प्लेन, राइट हैंड प्लेन एंड ऑन जे ओमेगा एक्सिस। ये आपको तीन चीज़ें बतानी है। जे ओमेगा एक्सिस वाले जो केसेस हैं वो आप कह देते हो जी कि ये जो है ये मेरे जो है वो मार्जिनली स्टेबल केसेस हैं। तो जे ओमेगा वाले केसेस भी हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आप इसका टेबल बनाओगे और टेबल बना के जो है वो आप इसको S8 S7 उसके बाद S6 S5 S4 S3 S2 S1 और ये S0, ये आपके जो है वो टेबल बन जाएगा। S8 का जो है वो कोफिशिएंट क्या है? हाँ भाई, कौन बताएगा क्या क्या आनी चाहिए S8 वाली रो में एंट्रीज? हाँ जी, क्या क्या एंट्रीज आनी चाहिए? 1, 12, 39 बस? 48 और 20 20? उसके बाद S7 में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी? सर 1 22 13 59 ये एंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अच्छा जी, अब आप जब आगे अब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे कि आपके पास
S6 में क्या एंट्री आएगी। तो अगर आप इसके सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो ये जो आपके पास आता है ये आता है जी -10 -20 फिर 10 फिर 20 और फिर 0। ठीक है, ये आपने उसी तरह मैट्रिसेस बनानी है जिस तरह आपको पहले जो है वो मेथड्स में बताया गया था कि अगर मैंने इसकी मैट्रिक्स बनानी होगी तो इसकी मैट्रिक्स बनाने का मेरे पास तरीका जो है वो ये होगा कि मैं इसमें 1 1 और 12 22 का डिटर्मिनेंट लूँगा तो 22 - 12 10 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, तो माइनस होगा तो -10 इस तरह बन जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है -20 ये कैसे आया, ये -20 इस तरह आया है जी कि 1 1 पहली कॉलम आ जाएगा मैट्रिक्स का, दूसरा कॉलम आ जाएगा 39 और 59, तो 59 - 39 डिवाइडेड बाय 1 तो -20 आ जाएगा, माइनस साइन बाहर होगा तो इसमें -20। इसी तरह ये जो 10 है ये कैसे आया, ये 10 इस तरह आया है कि 1 1 और फिर इधर जो है 48 38 है तो इस वजह से ये 10 आ गया, फिर इधर इधर 1 1 और फिर 20 0 है तो वो 20 इधर आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो आपको बताया गया था पहले से टेबल बनाने का तरीका, ये उसी टेबल के मेथड को हम लोगों ने जो है वो फॉलो करके मैंने डायरेक्ट इसमें आंसर लिख दिए हैं। अब ये चूंकि देखो 10 20 है तो इसमें से 10 जो है वो आप कॉमन ले सकते हो, तो अभी मैं कॉमन इसमें से सर हाँ जी सर s रेस्ट टू पावर 8 और s रेस्ट टू पावर 7 की समझ आ गई। एक दफा अगर आप s रेस्ट टू पावर 6 को एक्सप्लेन कर दें, इसको हमने कैसे लिखा सर? अच्छा मैं लिख देता हूँ, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो -10 है ये इस तरह आया है। ठीक है, समझ आई है? जी सर, ठीक हो गया। सर ये माइनस क्यों बाहर लिए आपने? ये रूल होता है रॉथ हार्वेस्ट टेबल का कि आपको माइनस साइन बाहर लेना होता है। ठीक है सर, थैंक। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम इसमें से जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 1 और 2। ठीक है जी, ये आपके पास जो हो गया पहले आ गया। अच्छा अब हम जब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 20 60 40 0 और 0। अगेन 20 60 40 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो 20 को कॉमन लिया 1 3 2 और 0 0। उसके बाद आगे चलो S4 की रो बनाओ, S4 में आपके पास जो आएगा 1 3 2 0 0। उसके बाद अब जब आपके पास ये देखो ये आ रहा है तो ये 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ गई है कि आपकी जो रो है वो पूरी की पूरी 0 हो गई है। अब आपको जो है वो मतलब डिनोमिनेटर लेने का, उस रो से आगे चलने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो इसको कैसे आपने जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि अब जब आपका पूरी की पूरी रो 0 आ गई तब आप क्या करोगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो जो आखिरी मेरे पास S3 वाली जो रो है वो 0 हुई है, तो S3 से पहले वाली रो में मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो ये वाली जो रो है इसके कोफिशिएंट्स को अब मुझे देखना पड़ेगा। ये वाली जो रो है इसके कोफिशिएंट्स मेरे पास बन रहे हैं S4 + 3S²
प्लस 2। ऐसे ही है, ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। नहीं सर। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो S3 वाली रो में मेरे पास, इस रो में ये देखो सारे जीरो आ गए हैं, सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। तो S3 वाली रो, जो इस रो में सारे जीरो आ जाएं, अब मैं आगे इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या आएगा? ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे जीरो ही आएंगे क्योंकि जीरो जीरो है मेरे पास। तो इसका हल ये होता है कि S3 वाली रो जिसमें सारे जीरोज आ गए, उससे एक ऊपर वाली रो में जाओ जो कि S4 बन रही है, उस रो के सारे कोफिशिएंट्स को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। S4 का पहला कोफिशिएंट S4 ही होगा ना, तो S4 प्लस 3S² प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास एक मैंने लिख दिया है कि ये कोफिशिएंट है जिसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास इवन पॉलिनोमियल है, P ऑफ S। ठीक है, इवन पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि मैं S4 वाली रो में फिर रहा हूँ। इस पॉलिनोमियल को डिराइव कर लो, डेरिवेटिव ले लो। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4S³ प्लस 6S। 4S³ प्लस 6S आ जाएगा इसका पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको S3 वाली रो में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि देखो S³ है ना, इसको मैं जीरो को हटा के 4 लिखा, 4S³ प्लस 6S, जीरो को हटा के 6S, बाकियों को एज इट इज मैंने 0 0 जाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगेन आप देखो रो में तो 4 और 6 कॉमन लिया जा सकता है, 2 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 3। ये अब आपके पास जो है वो 2 3 0 0 0 की रो बन जाएगी। अब अगेन वही अपना मैट्रिक्स वाला मेथड दोबारा से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 3 इसकी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास, और इसको 3 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ रहा होगा, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 2 2 0, तो 4 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा इधर। एक्सक्यूज मी सर। और उसके बाद 0 0 0। हाँ जी। सर ये जब भी हमने इसको सॉल्व किया है ना, तो जिस हमने अभी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है, तो जो फर्स्ट कॉलम है वो हमेशा सेम रहेगा और जो सेकंड वाला है वो सिर्फ चेंज होता रहेगा, इसी तरह ही है? कॉलम सेम रहेगा मतलब? सर अभी जिस तरह आपने इसको फाइंड किया पहली एंटिटी को, तो उसके लिए जो मैट्रिक्स बना वो आपका बना 1 1 3 3 का, ये S3 के लिए ना। ठीक है, हाँ ठीक तो है, ठीक है। अगला फिर जब बनेगा तो वो 1 1 2 2 का बन जाएगा। नहीं नहीं, अगला, अगला कौन सा? वन, हाँ हाँ ऐसे ही है, 1 1 2 2, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है ठीक है, सही, ओके सर। अच्छा जी, अब जो है हमारे सर पास, हाँ जी। सर ये बात समझ नहीं आई, ये जो आपका 3/2 आ गया, आपने किस किस को लिया है इसमें? इसमें 3/3 2 में, मैं एक मिनट जी इसको जरा सर। फोकस करके लगा देता हूँ। 1 2 3 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रही है मेरे पास मैट्रिक्स। ठीक है, कोई बात क्लियर? सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे किए। 1 1 3 3 है। ये 1 2 3 3 कैसे किया? इसके जी ऊपर सर। वाले दो कॉलम लेने होते हैं, ये 1 ठीक लिया, है। ये 2 लिया, फिर ये ठीक है। लेना होता है, ये लेना होता है। ठीक है सर। ठीक है, वही राउथ डिवाइडेड बाय। हार्मोनिक मेथड है, उसी से हम चल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलिए। अच्छा जी,
चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम S1 पे। S1 का जो आप लेते हो तो ये 1/3। अब आपने जो है वो बस ये देखना है, ये जो मैं सारे कराने का मकसद है कि आपकी कोई रो ज़ीरो ना हो सके। तो अगर आपकी कोई रो ज़ीरो नहीं होगी तो आपका काम आसान रहेगा। फिर S0 पे आते हैं 4 0 0 0 0। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि इसको इंटरप्रेट किस तरह करना है, कि आपने इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, कि आप ये किस तरह बताओगे कि कौन सा राइट हैंड प्लेन में है, कौन सा जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड प्लेन में है। तो इसको करने का आपके पास जो तरीका है वो मैं पहले बता देता हूँ कि क्या तरीका है, आपने कैसे इसको जो है वो इसको इंटरप्रेट करना है। अच्छा, अब जिस रो पे आपने जो है वो मैंने जिस तरह इस रो में डेरिवेटिव वाला लगा दिया था, जिस रो मेरी रो ज़ीरो हो गई थी, उस रो को आपने जो है वो सबसे पहले देख लेना है। तो वो मेरी ये फोर्थ रो बन रही है, तो मैं उसको लिख दूंगा कि फोर्थ रो का मतलब ये है कि फोर्थ ऑर्डर मेरे पास एक चीज़ बन रही है। तो ये जो मेरे पास फोर्थ रो ऑनवर्ड्स जो मेरे पास बन रहा है, इसको मैं कह दूंगा कि ये जो एंट्रीज हैं, ये जो हैं, ये मेरे पास इवन पॉलिनोमियल है। तो ये S4 जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये मेरे पास इवन पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 4 इवन नंबर है। तो मैं कह देता हूँ ये मेरे पास जो है वो इवन पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब इसका असूल ये होता है कि अगर जो इवन पॉलिनोमियल है इसमें कोई साइन चेंज आया है कि नहीं। 1 क्या है, पॉजिटिव। 2 क्या है, पॉजिटिव। 3/2 क्या है, पॉजिटिव। 1/3 क्या है, पॉजिटिव। 4 क्या है, पॉजिटिव। तो कोई साइन चेंज आया है इवन पॉलिनोमियल में? नो सर। अच्छा, जब कोई साइन चेंज नहीं आया, तो इवन पॉलिनोमियल में अगर साइन चेंज नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि कोई राइट हैंड प्लेन इसमें नहीं होगा। एक तो पहले ये चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब जो जिस इवन पॉलिनोमियल के नीचे ज़ीरो आ जाता है, तो उस इवन पॉलिनोमियल के नीचे जो है वो आप जब अगर रूट्स फाइंड करना स्टार्ट करो, तो वो इवन पॉलिनोमियल जब बन जाता है तो उसमें इस तरह की आपकी टोपोलॉजी होती है कि आपके पास उस रो में अगर कोई उस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट कोई राइट हैंड प्लेन पे पोल नहीं है, तो आप ये कहोगे कि क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इवन पॉलिनोमियल है, तो कोई आपके पास लेफ्ट हैंड प्लेन पे भी पोल नहीं मौजूद होगा। जब आपके पास कोई राइट हैंड प्लेन पे पोल नहीं है, कोई लेफ्ट हैंड प्लेन पे पोल नहीं है, तो आप ये कहोगे कि जो हमारे पास इवन पॉलिनोमियल है उसके जो तमाम 4 पोल्स हैं, इवन पॉलिनोमियल चूंकि 4 डिग्री का है, तो 4 पोल्स होंगे वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे। मतलब ये मार्जिनली स्टेबल उसमें क्राइटेरिया में आ रहा होगा। इसीलिए आपकी वो रो S3 जीरो हुई थी, जिससे आपको ये अंदाजा हो रहा था कि ये कहीं मार्जिनली स्टेबल तो नहीं है। तो ये वो मार्जिनली स्टेबल के केस आते हैं जिसमें आपके पास जो है वो जे ओमेगा के एक्सिस पे आपके चारों पोल्स लाई कर रहे होते हैं। यहाँ इस तरह आप जो है वो मार्जिनली स्टेबल वाला केस फाइंड करते हो। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है तो पूछ सकता है अभी। सर ये 4 पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस माजुली, इस पे ये 4 पोल्स किस तरह हैं ये नहीं पता सर। नहीं नहीं नहीं, पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके पास कि ये मेरे पास एक इवन पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर रेस टू S4 पावर करना सर। है, ठीक है, इसकी इवन पावर्स हैं आपके पास। अच्छा, जब आपके पास ये इवन पावर्स हैं तो ये जो पॉलिनोमियल्स होती हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो तो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है। मतलब उसकी सिमेट्री का एग्जांपल ये है कि +-1 है सपोज, तो +1 पे एक रूट है और एक रूट -1 पे, तो क्या है, सिमेट्रिक है ना, ठीक है। बात समझ आइए सिमेट्रिक रूट्स की। यस सर। अच्छा, जब ये सिमेट्रिक रूट्स हैं आपके पास, तो इन सिमेट्रिक रूट्स का मतलब ये है कि जो रूट राइट हैंड प्लेन पे होगा वही रूट लेफ्ट हैंड प्लेन पे होगा, ऐसे ही है। यस सर।
अगर कोई राइट हैंड प्लेन पे रूट नहीं है, जो कि हमें पता लग गया कि कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो कोई राइट हैंड प्लेन पे रूट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड प्लेन पे कोई रूट हो सकता है? नहीं हो सकता सर। जब वो नहीं हो सकता तो इसका क्या मतलब है कि राइट हैंड प्लेन पे कोई रूट नहीं है, लेफ्ट हैंड प्लेन पे कोई आपके पास इस तरह का रूट या पोल नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है, तमाम पोल्स कहाँ हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे बैठे हुए हैं। मतलब उसकी एग्जांपल मैं अगर बना दूं आपके पास, ये जो है सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड प्लेन है, ये राइट हैंड प्लेन है। जब इधर पोल्स हैं ही नहीं तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ वो इधर ही लाई कर रहे हैं, ये जे ओमेगा एक्सिस पे यूं यूं पड़े हुए आपके पास पोल्स, ये पोल्स पड़े हुए। ठीक है, चीज क्लियर हुई है? Excuse me, sir. हाँ जी। यस सर ये s raised to power 6 में हमारे पास -1 आ तो रहा है, इधर माइनस बना रहा है, सॉरी। s raised to power 6 में। नहीं, मैं अभी इससे S4 वो से डेरिवेटिव से S3 S2 S1 S0 वहां पे अभी सवाल कर रहा हूँ, मैं ऊपर गया ही हूँ अभी। ओके सर। अभी सर तो एक चीज है मैं जहाँ पे सर, जिस रो पे जीरो आता है उस रो से ऊपर वाली रो से जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि आपके पास जो है वो इवन पॉलिनोमियल जो बन रही है, वो उस इवन पॉलिनोमियल के केस में आपके पास क्या कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, अभी तो मैं वो देख रहा हूँ। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था? सर ये जो आपने S4 भी कंसिडर किए लेकिन जीरोस तो हमारे पास S3 में आ रहे थे, तो ऊपर वाली लाइन भी कंसिडर करनी है। जारी बात है, जिसमें जीरो आ रहे हैं उसको, उसका कोफिशिएंट ही नहीं है तो उसको कैसे कंसिडर करोगे, उससे ऊपर वाली कंसिडर करोगे ना। ठीक। अच्छा, ये बाय द वे जीरो आने का मतलब पता है क्या है, कि अब आपके जो पोल्स हैं वो आगे शायद मार्जिनली स्टेबल हैं या राइट हैंड प्लेन पे है। तो ये जो हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं ये देखने के लिए कर रहे हैं कि क्या वो जे ओमेगा एक्सिस में है या वो राइट हैंड प्लेन पे है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह मनाल ने कहा कि आपने ऊपर वाली रोज को भी, हमने जो है S6 वाली रो को नहीं देखा, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप ऊपर वाली रोज पे आ जाओ, जो हमारे पास नॉर्मल रोज हैं एज कंपेयर टू जो पीछे वाली रोज थी, S8 से S4 पे आओ। S8 के +1 नो चेंज, -1 पहला चेंज आया इसमें, ठीक है, और फिर S5 पे दोबारा +1, तो दो साइन चेंजेस आपके पास इसमें आ गए। तो इसका मतलब ये कि दो पोल्स जो है वो आपके पास राइट हैंड प्लेन पे बन गए और दो पोल्स जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड प्लेन पे लाई कर देंगे, जो आपने S8 से S6 के दरमियान फाइंड किए। तो इसकी जो है वो ये बात क्लियर हो गई है कि S8 से S6 में आपके पास दो साइन चेंजेस हुए, तो दो पोल्स हमारे पास राइट हैंड प्लेन पे आ गए, बाकी दो लेफ्ट हैंड प्लेन पे आ गए। जी सर। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो एक कंसाइज सी समरी बना लेते हैं, तो जिससे जो है वो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सर ये S5 तक नहीं जाएंगे? S5 तक ही गए हैं ना, 1 2 S8 से 3 S5 4। तक ना? हाँ, तो S5 को कंसिडर किया ना मैंने। ओके ओके सर। अच्छा, अब आप पोल्स को देखोगे कि आप इसकी सबसे पहले लोकेशन लिखोगे, एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, लोकेशन। फिर आप ये देखते हो कि राइट हैंड प्लेन पे कितने पोल्स हैं, लेफ्ट हैंड प्लेन पे कितने पोल्स हैं, और जे ओमेगा पे कितने प्लेन हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इवन वाली पोलिनोमियल है फोर्थ ऑर्डर, उसका मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, और जो मेरे पास S8 से S6 तक है उनका मैं अलग कॉलम बना रहा हूँ, और टोटल इधर है। ये जो हैं वो S4 से S0 वाले हैं, और ये जो हैं S8 से S5 वाले हैं। तो राइट हैंड प्लेन पे जो फोर्थ ऑर्डर वाले में कोई राइट हैंड प्लेन में नहीं है, कोई लेफ्ट हैंड प्लेन में नहीं है, सारे जे ओमेगा में पड़े हुए हैं। अदर वाले में S8 से S5 वाले में देखो, दो राइट हैंड प्लेन पे आ रहे हैं, दो लेफ्ट हैंड प्लेन पे आ रहे हैं, और दो जीरो पे आ रहे हैं। अब टोटल क्या हुआ, टोटल आ गया दो राइट हैंड प्लेन पे आए
तो लेफ्ट हैंड प्लेन पे आए और 4 जो है वो आपके पास ये 8th ऑर्डर जो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो आ गए। तो इस तरीके से अब इस सिस्टम का आप बता सकते हो कि दो पोल्स जो हैं वो राइट हाफ प्लेन पे हैं, 2 पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड प्लेन पे हैं और 4 पोल्स जो हैं वो जे ओमेगा एक्सिस में। तो इस पूरे सिस्टम को मैं क्या कहूँ, स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल कहेंगे सर। क्यों कहेंगे स्टेबल? अनस्टेबल है अच्छा, अनस्टेबल क्यों कहेंगे? सर। राइट हैंड प्लेन पे हमारे पास पोल्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली आपके पास राइट हैंड प्लेन पे अगर पोल एक भी आ जाए तो मैंने कहा था कि ये आपके पास जो है वो इस चीज़ की निशानी है कि आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो है वो 2 पोल राइट हैंड प्लेन पे आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है जी, इस पे कोई कंफ्यूजन किसी को? सर राइट लेफ्ट का सर तो ये हमें पता चल गया में साइन आपने चेन जो से, तो टोटल जे मेगा का कैसे अंदाजा लगेगा कि जे मेगा प्लेन पे कौन से पोल हैं? वो अच्छा आपने मैं बता 4 देता लिखे हूँ। हैं ना, उनके एक दफा बता दें। ये देखो मैंने कहा था कि ये मेरे पास जो है इवन पॉलिनोमियल आ गया आपके पास ना, S4+3 S2+2। जी सर। अच्छा, इस इवन पॉलिनोमियल को देखना है आपने कि S4 से लेकर S0 तक क्या चल रहा है कोफिशिएंट्स का हिसाब पहले कॉलम के। तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3/2 है, फिर 1/3 है, फिर 4 है। सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है। जब आपको ये पता लग गया कि सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये कि कोई पोल राइट हैंड प्लेन पे इसका तो नहीं आ रहा, ये भी पता लग गया आपको। अच्छा, अब ये चूंकि इवन पॉलिनोमियल जो होते हैं वो तो होते ही आपके पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि उसका जो एक पोल है वो अगर सपोज +-1 है तो एक पोल -1 पे होगा तो दूसरा पोल किस पे होगा, +1 पे। इसका मतलब ये कि एक पोल अगर लेफ्ट हैंड प्लेन पे है -1 पे है तो एक पोल +1 पे है, तो इसका मतलब दूसरा पोल कहाँ पे है, राइट हैंड प्लेन पे। तो अगर आपके पास उसका कोई राइट हैंड प्लेन पे पोल आ जाता है तो आप कह दोगे कि एग्जैक्ट इसी की रेप्लिका लेफ्ट हैंड प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा। इस इवन पॉलिनोमियल का देखो तो इसका तो कोई राइट हैंड प्लेन पे हमें पता लग गया कोई पोल है ही नहीं। और वो हमें किस तरह पता लगा, हमने कोफिशिएंट्स को देखा कि कोफिशिएंट्स में कोई साइन चेंज तो नहीं आया पहली कॉलम के। जब वो नहीं आया तो उससे हमें अंदाजा हो गया कि कोई राइट हैंड प्लेन पे पोल नहीं है। जब कोई राइट हैंड प्लेन पे नहीं है तो इसका मतलब कोई लेफ्ट हैंड प्लेन पे नहीं है। अब ये है 4th ऑर्डर का पॉलिनोमियल। अगर राइट हैंड प्लेन पे लेफ्ट हैंड प्लेन पे नहीं है तो फिर क्या है, चारों पोल जे ओमेगा एक्सिस पे। इस तरह पता लगता है आपको। क्लियर हुई बात? जी सर हो गया। अच्छा, और किसी का भी क्वेश्चन था वो भी पूछ ले। सर ये नेक्स्ट करें थोड़ा, उसमें एक क्वेश्चन। सॉरी, ये नेक्स्ट पेज करें सर, आगे जहाँ पे मेन टेबल बनाया आपने। टेबल बनाया हुआ ये? जी सर, यस सर। सर इसमें जो लास्ट वाला टोटल जो 8th ऑर्डर वाला ये क्या है सर? यार ये देखो, एक 4th ऑर्डर की इक्वेशन ये बनी है, एक 4th ऑर्डर की ठीक है, इक्वेशन ये बनी है। इन दोनों को प्लस किया हुआ है 8th ऑर्डर में। ठीक है समझ। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये मैं दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल इसमें इसने की हुई है, इधर ये करवाया है मैंने बस। ये एक और क्वेश्चन है जो उससे किया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये स्लाइड में मेरे गिवन है, स्लाइड भी मैंने अपलोड कर दी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है वो खुद से लाजमी ट्राई करना, और इसके ज़रिए आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है वो आप जो है वो रोज ऑफ ज़ीरोस के साथ कैसे डील करते हैं। इसी के साथ जो है वो आपकी जो स्किल असेसमेंट है 6.2, उसको भी आपने देखना है कि स्किल असेसमेंट 6.2 में जो उसने कहा हुआ है कि आपने राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया के ज़रिए देखें कि आपके पास जो पोल्स हैं वो कितने राइट हैंड प्लेन पे हैं, कितने लेफ्ट हैंड प्लेन पे हैं, और कितने जो हैं वो आपके पास जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई
कर रहे हैं। तो इसको भी लाजमी आप लोग सारे अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। और क्योंकि आप लोगों के जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अब आखिरी 4 हफ्ते की क्लासेस ऑन कैंपस हैं, पेपर्स का भी नज़र आ रहा है कि ऑन कैंपस होंगे, तो ये प्रैक्टिस से चीज़ आपको जब पेपर में होगा तो सॉल्व करनी आसान होगी। तो इसलिए जो है वो इसको साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहो। आखिरी 4 हफ्ते जो है वो आपके हेक्टिक होंगे, तो इस वजह से जो है उसको साथ साथ सॉल्व करना अब से जो है वो स्टार्ट कर दो। ये यहाँ तक था हमारे पास राउथ हार्वर्ड्स का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो भी पूछ सकते हो। ये सर इस टॉपिक एंड है सर? हाँ जी, ओके सर। अच्छा जी, ये सब हाँ जी, आ गया समझ सर ये। चलो अच्छी बात है ये तो। अच्छा सर इसमें अगर सर बाय मिस्टेकली यानी कि जब हम मेन टेबल यानी कि जहाँ पे S8 S7 S6 वाले वो जो रूट्स दिख रहे होते हैं ना मैट्रिक्स बना के, उसमें मिस्टेक से भी अगर लेट्स सपोज कुछ यानी कि हम वैल्यू चेंज लिख लेते हैं, तो एंड में अगर हमारे पास से हम कंसेप्चुअल वाइज जिस तरह आंसर दे दें तो उसमें वो फिर आप इसे मानेंगे? अच्छा यार, इसमें ये होता है कि जहाँ तक आपने मेथड ठीक किया होता है ना, उसके तो मार्क्स आपको मिल जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्राइटेरिया रखा है कि ये सब वो 8 रोज बन रही हैं आपके पास 8 रोज में से जितनी रोज आपने ठीक कर दी, मतलब सपोज आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 8 में से आपने 4 रोज में सही कैलकुलेशन की है और 5वीं रो में आके आपने गड़बड़ कर दी है, तो मेरा ये होता है कि मैं 5 में से जो है वो 2.5-3 मार्क्स दे देता हूँ कि जिस रो तक आपने ठीक किया है वहाँ तक तो आपको ठीक मार्क्स मिले। बाकी जहाँ पे आपने आके अपनी गलती की है उस वैल्यू को लेकर चले और उससे आगे अगर आपने उसके हिसाब से राइट हैंड प्लेन लेफ्ट हैंड प्लेन सही बता दिए तो उसके भी मार्क्स आपको जो है वो आधा एक मार्क्स मिल जाता होता है। तो वो जो एक गलती की होती है उसके जो मैक्सिमम होते हैं वो 1-1.5 के करीब मार्क्स करते हैं, इससे आगे नहीं करते। ओके सर। हाँ, लेकिन एक सर बात है कि वो उसकी वजह से अगर आपके राइट हैंड प्लेन पोल्स और लेफ्ट हैंड प्लेन के पोल्स और जे ओमेगा के पोल्स की अगर तादाद ही चेंज हो जाती है, तब जारी बात है कि वो फिर ज्यादा मार्क्स काटने पड़ते हैं, क्योंकि वो फिर उससे आगे सारा ही क्वेश्चन गलत होता जाता है। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो था राउट्स हार्वर्ड्स वाला, इसके ज़रिए तो आपको ये पता लगता था कि आपका जो है वो कितने पोल्स राइट हैंड प्लेन पे हैं, कितने पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन पे हैं, और वो सारा जो है वो आपको पता लगता था। अब जो अगला पार्ट है वो ये कि रूट लोकस एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप जो है वो ये अंदाज़ा लगाओगे कि आपके पास स्टेबिलिटी, एक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एक जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है सिस्टम की, वो क्या होती है। इनका जो फ़र्क है वो भी मैं बताऊंगा कि ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी से क्या मुराद है और रिलेटिव स्टेबिलिटी से क्या मुराद है। इसके ज़रिए आप ये भी देखोगे कि आपकी पर्टिकुलर जो रूट की लोकेशन है वो कहाँ पे आ रही है और उस पर्टिकुलर लोकेशन को कैसे फाइंड करना है वो हम इस रूट लोकस मेथड के ज़रिए देखते हैं। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव मेथड है क्योंकि इसके ज़रिए आपको ओपन लूप पोल्स और ज़ीरोस को भी देखने का मौका मिलता है। अच्छा, अब आपके पास अगर एक सिस्टम है और मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपके पास एक इस तरह का सिस्टम है, इसमें वो ओपन लूप और क्लोज लूप पोल्स वाला भी जो आपका मसला है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास एक जेनेरिक सा आपके पास जो है वो एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है। ये आपके पास आर ऑफ एस है और जो आपके पास रूट लोकस का गेन है वो है आपके पास के ओवर एस इंटू एस प्लस बी। अच्छा, ये तो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर आप पोल देखो तो वो पोल है एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू माइनस बी, जिसको आप रूट्स भी कह रहे हैं। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का आपको पोल और जीरोस का आइडिया लेना होता है, ओपन लूप का नहीं लेना होता। ये तो आपके पास जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसको मैं ओल्टी कह रहा हूँ। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CLT जिसको मैं कह रहा हूँ वो होता है C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। ये C ऑफ S आउटपुट डिवाइडेड बाय R ऑफ S जो है मेरे पास इनपुट है, इज इक्वल टू
ये मेरे पास जो है वो जी ऑफ एस है, तो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और ये मेरे पास आता है जी ऑफ एस क्या है, के ओवर एस इंटू एस प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ओवर एस इंटू एस प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1। और ये जो है मेरे पास इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है के ओवर एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस के। ये एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस के मेरे पास इंपॉर्टेंट होता है। जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऊपर लिखा है ये वाला जो है ये मेरे पास जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आप कंसिडर भी नहीं करते। तो इसकी आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखनी होती है। तो इस सिस्टम की आपके पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होती है वो आपके पास जो है वो ये आ रही होती है, एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस के इज इक्वल टू 0। अब आपने जो है वो इसकी रूट्स फाइंड करनी होती हैं। अच्छा, अब जो है वो हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास रूट्स आ रही होती हैं, इन रूट्स को जो है वो आपने किस तरीके से सॉल्व करना होता है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप इसमें जो गेन के है उसको चेंज करते हो तो आपके पास एक सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल कैसे हो जाता है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। याद करो, मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी ये चीज़, दोबारा याद करा देता हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि 3 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, ये सिस्टम जो है मैंने ये कहा था ये स्टेबल है, और 7 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 जो है वो अनस्टेबल है। क्या फ़र्क है दोनों में? सिर्फ एक न्यूमरेटर का फ़र्क है, 3 और 7 का, इस गेन के का, ये के है। तो इस जो रूट लोकस वाले मेथड में एक तो हम देखेंगे कि आपके पास जो है वो गेन चेंज करने की वजह से रूट्स में क्या चेंज आता है कि आपका एक सिस्टम जो कि के इज इक्वल टू 3 के साथ, बाकी ट्रांसफर फंक्शन नीचे वाला सेम ही है, लेकिन के इज इक्वल टू 3 के साथ वो सिस्टम स्टेबल रहता है, के इज इक्वल टू 7 के साथ वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है कि आपका एक सिस्टम स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है गेन चेंज करने के हवाले से, इसको हम देखते हैं रूट लोकस टेक्निक के ज़रिए, कि आप रूट लोकस टेक्निक को लगा के आप ये देखते हो कि ये गेन में जो चेंज आता है उसकी वजह से मेरे पास जो है वो क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। तो इस पे आते हैं। तो अगेन हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसकी अगर मैं रूट निकालना चाहूँ तो इसकी जो रूट बनेगी वो 2 रूट्स होंगी, क्योंकि एस स्क्वेयर है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस बी ओवर 2 होल स्क्वेयर माइनस के। ठीक है, वो जो मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वो वाला फार्मूला मैंने इसमें लगाया हुआ है रूट्स फाइंड करने का। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन से आपके पास क्या, ये पोल्स की आपकी लोकेशन है, ठीक है। ये अब आपके पास S1 S2 जो है रूट्स जो है ये पोल्स की लोकेशन है। ये पोल्स किन 2 वेरिएबल पे, इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या नजर आता है, किन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है पोल्स की लोकेशन? बी एंड के। बी एंड के है क्या, क्या चीजें हैं ये? के तो गेन है। हाँ, और डी क्या है? हाँ जी, बी क्या है? वेट टू द होल की लोकेशन। ये बी देखो ना, बी भी तो आपके साथ वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एस प्लस करके एक चीज आ रही है, एस प्लस करके एक कोफिशिएंट है बी जो कि उसके साथ एड अप हुआ है, ठीक है। तो बी या के को बी कांस्टेंट है और के आपके पास जो है वो वेरिएबल है। अब बी कांस्टेंट रहेगा आपके पास, जो गेन है के
वो जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो जो है वो के वेरी करता है। के जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब के आपके पास 0 से इन्फिनिटी वेरी करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो के चेंज होने के साथ साथ जो पोल्स की लोकेशन है वो चेंज होती जाएगी। मसलन अब हम कुछ केसेस बनाएंगे। अगर के 0 से लेकर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 मैंने इसलिए लिया है कि ये जो है बी बाई 2 होल स्क्वेयर, इसको मैं बी स्क्वेयर बाई 4 लिख रहा हूँ। इस के की वैल्यू इन दोनों के दरमियान रहती है। के अगर 0 रहता है तो इस पोल की वैल्यू क्या आती है? हाँ भाई, अगर के 0 है तो बताओ भाई, अगर के 0 है, इस इक्वेशन में के 0 है तो S1 S2 इज 0 इक्वल and टू माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो पोल्स क्या बन जाते हैं आपके पास? एक 0 जीरो and B, और एक B माइनस बी बन minus B. जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो जब तक कि बी स्क्वेयर बाय 4 से लेस देन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो इसी तरह जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे। ठीक है जी, ये समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो No, सर। sir. अच्छा जी, अगला केस, के इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, आप जब बी स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा तो आपके पास S1 S2 जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2 रह जाएगा। ये क्या है? रियल है रूट्स और Same. इक्वल इन वैल्यू या सेम है। ठीक है, और तीसरा है बी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 से ग्रेटर देन और इन्फिनिटी हो। तो अब क्या होगा? अब जब वो सपोज बी स्क्वेयर बाय 4 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो आपके पास जो रूट्स आएंगे उन रूट्स में माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस, मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो है वो के जो है वो सपोज बी स्क्वेयर हो जाता है, सपोज करते हैं। ठीक है, जब के बी स्क्वेयर हो जाएगा तो आपके पास जो रूट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे जी माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 माइनस बी स्क्वेयर। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस 3b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। माइनस 1 अंडर रूट को मैंने आयोटा के फॉर्म में कर लिया। ये आयोटा के आने का क्या मतलब है? ये रूट्स क्या हैं? Complex. रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन कॉन्जुगेट हैं, मतलब जो प्लस है वो माइनस भी है साथ। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं जो कि रियल पार्ट हैं माइनस बी बाई 2 का। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 3 केसेस आपके पास जो हैं वो इस केस में बन जाते हैं। और ये 3 केसेस जो है वो आपको जो है वो बता रहे हैं कि आपके रूट्स अब क्या है, मुसलसल मूव कर रहे हैं। अगर मैं मतलब इसको बनाऊंगा अभी तो आप देखोगे कि आपके जो रूट्स हैं वो आपके जो है मुसलसल मूव करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मैं इसको बना भी देता हूँ ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ये भी क्लियर हो जाए।
मैं इसको थोड़ा सा इससे को रब कर रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह जो है वो बन जाए। अच्छा जी, अगर मैं अब इसको ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहले ये वाला केस -b/2, तो ये मेरे पास 0 है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ -b/2 की। तो अब जो है मेरे पास पहले जो रूट्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, सबसे पहले रियल और डिस्टिंक्ट के साथ 0 और -b, दो रूट्स आए थे मेरे पास। तो पहले जो रूट आए थे वो आए थे मेरे पास 0 और -b पे। ठीक है, जब मेरे पास गेन 0 से b²/4 था। अच्छा, अगले रूट्स पे आ जाओ। जब k = b²/4 था तो मेरे रूट्स क्या बन गए थे? रियल एंड सेम रियल सेम, क्या वैल्यू क्या आई थी उनकी? -b/2। -b/2 ये आई थी। ठीक है, अब मेरे रूट्स दोनों इधर आ गए। ये वाला रूट चल के इधर से आया, ये वाला रूट चल के इधर आ गया। ऐसा ही हुआ। यस सर। अच्छा जी, अभी मैं तीसरे केस पे भी आ जाता हूँ। अच्छा जी, तीसरे केस में क्या हुआ? रियल पार्ट क्या था? -b/2। ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट आ गया ये। इसका मतलब है अब मेरा रूट मूव करके इधर आ गया, इधर आ गया। अब मेरा जो रूट है वो तीसरे केस में यहां से यूं आ गया। ठीक है, तो अब मुझे ये पता लग गया कि आपके जो रूट्स हैं वो गेन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, आपके पोल्स मूव कर रहे होते हैं। और यही डिफरेंस होता है कि आपका एक गेन के साथ आपके सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में ही रहते हैं तो वो स्टेबल रहता है, दूसरे गेन के साथ वही पोल आपके अगर राइट हैंड प्लेन पे चला जाए तो आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब आखिरी चीज बता के बस फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। वो चीज ये है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप इसको देखो, जिसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इस सिस्टम को मैंने कुछ डैम्पनेस में टाइप्स बताई थी आपको, वो टाइप्स के लिहाज से देखो तो आपका जो डिफरेंस बन रहा है उसके हिसाब से देखो तो आपको ये लगेगा कि ये जो मेरा सिस्टम है ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है। यस सर, ओके। अच्छा, जब आपके पास रूट्स इधर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, जैसे ही k = b²/4 वाले मेथड केस में है जहाँ पे रूट्स आपके रियल और इक्वल इन वैल्यू हो गए, तो आपको नजर आ गया कि ये मेरा सिस्टम बन गया क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, सेकंड केस में जब आपने k को b²/4 से इंक्रीज कर दिया तो रूट्स आपके रियल एक्सिस से ब्रेक होके ऊपर चले गए हैं इमेजिनरी एक्सिस में। ये देखो, ये आपके पास इस केस में आ गए हैं। तो ये इस वाले केस में, तीसरे वाले केस में आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया,
अंडर डैम्ड। ठीक है, बात समझ आ गई है? यस सर। तो अब ग्राफ से आपको अगर कभी ग्राफ में आ जाए ना पोल्स, तो अगर आपके पास ग्राफ में पोल जो है वो रियल एक्सिस पे 0 और -b पे बैठे हुए हैं, तो आप बगैर देखे कह दो सिस्टम ओवर डैम्ड जी, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये अब आपके पास जो है वो ओवर डैम्ड का केस आएगा 0 और -b पे। लेकिन अगर वो 0 और -b से मूव करके -b/2 पे आ जाएं और रूट्स रियल और इक्वल हो जाए तो वो क्रिटिकली डैम्ड बन जाते हैं, और फिर ऊपर चले जाएं तो वो अंडर डैम्ड बन जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो बस फिर आज का लेक्चर हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। मैं इधर से अटेंडेंस लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर 0 से -b पे चले जाएंगे तो ओवर डैम्ड, और -b/2 पे चले जाएंगे तो क्रिटिकली, और फिर अंडर डैम्ड, हाँ, इस तरह। और फिर अंडर डैम्ड, ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं नाम बोलता जाता हूँ। सईदुल्लाह आया हुए हैं, असद अली आए हुए हैं, फरजीन तारिक आई हुई हैं, हमाद तारिक आए हुए हैं, मनाल आई हुई हैं, अवैस अशरफ आए हुए हैं, नबील खान आए हुए हैं, मोहम्मद वलीद ज़फ़र आए हुए हैं, और ज़ीशान खालिद आए हैं, मोहम्मद बिलाल वारिस आए हैं, सैयद हमज़ा ख़ान आए हैं, मोहम्मद वसीम आए हैं, हाफिज़ हमज़ा तारिक, और बस ये लोग आए हुए हैं। ऐसे ही है, किसी का मिस तो नहीं हो गया? सर अस्सलाम वालेकुम। आया हुआ था वो, अभी शायद नमाज पे गया होगा, उसने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे। सर ये कौन? 131 नवीद साले 147 143। 143। अच्छा उसने हाँ, आपसे उसने क्वेश्चन भी पूछे थे जी। सर ये वकार अहमद 131 सर, ये अस्पताल बीमार था सर, इसका मैसेज मुझे आया था। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये एनएस महमूद बट जो था इनकी भी सर कैंडिडेट अटेंडेंस लगा दें, इनकी सर लाइट इशू है। किसका? सर एनएस महमूद बट 151। ठीक है, लगा दिए। थैंक यू सर। अल्लाह सर ये कल एक न्यूज चल रही थी सर। हाफिज़। हाँ जी, बताओ। सर न्यूज में था कि यूनिवर्सिटीज जो है ना, तो वो कोर्स और लैब के लिए यूनिवर्सिटी में बुलाएं और पेपर्स ऑनलाइन लेंगी, ये क्या है सर? नहीं, पेपर भी अब ऑन कैंपस होंगे। ओके सर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।